चलिए एक बार फिर आप लोग का स्वागत है। हम आपके सामने आशुतोष पाठक। आज कुछ सोचे कि कुछ क्वेश्चन आप लोग के सामने रखा जाए। एग्ज़ाम के बाद, दरोगा एग्ज़ाम के बाद हम वीडियो एक ही अपलोड किए थे और आप लोग देखे भी होंगे कि वहाँ से क्वेश्चन आया। तो एक बार फिर बोलेंगे कि उस टॉपिक को आप लोग देखते हुए किसी भी एग्ज़ाम के लिए जाएंगे। चलिए आज कुछ क्वेश्चन आपके सामने है, हम कहिएगा तो पीडीएफ भी अपलोड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, कौन सा महत्वपूर्ण अक्षांश भारत को दो महत्वपूर्ण लगभग बराबर भागों में बांटता है? तो इसका ऑप्शन के साथ आपके सामने जाएगा, हम आंसर बता दे रहे हैं। 23.5 डिग्री उत्तर, याद रखिएगा। अब 23.5 डिग्री उत्तर को हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। थोड़ा हम यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करते हुए जाएंगे, ध्यान रखेंगे। तो 23.5 डिग्री जो उत्तर की जो बात है, ध्यान रखेंगे, यानी 23.5 डिग्री जो उत्तर की जो बात है ये याद रखेंगे। अब यहाँ से अगर हम लोग बात करेंगे कर्क रेखा, ध्यान रखेंगे। अगर कर्क रेखा की बात होगी कि कर्क रेखा, तो कर्क रेखा भी भारत के मध्य, याद रखिएगा, कर्क रेखा भी भारत के मध्य से होकर गुजरती है। ये कहाँ से होकर गुजरती है? तो मध्य से गुजरती है। किसके मध्य से गुजरती है? तो भारत के मध्य से गुजरती है। अब यहाँ पे याद रखेंगे कि 23.5 डिग्री उत्तर की बात है यहाँ पे। तो ये दो बराबर भाग में बांटती है, यानी दो बराबर भाग में क्या हुआ, यानी बीचों बीच। अब कर्क रेखा जो गुजरती है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। मेरी कोशिश है पीडीएफ वाले जो भी होंगे वो आपके सामने रख दिया जाएगा, लेकिन थोड़ा एक्सप्लेन करना था इसलिए हम आपके सामने बोर्ड पर इसको ये कर रहे हैं। अब ये 8 राज्य कौन है देख लीजिएगा। सबसे पहले गुजरात, तो ये पश्चिम में गुजरती है गुजरात से। दूसरा है राजस्थान, याद रखेंगे। तीसरा है मध्य प्रदेश। चौथा है छत्तीसगढ़। इसके बाद झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। त्रिपुरा और मिजोरम, इस चीज को याद रखेंगे। यानी क्वेश्चन क्या था कि 23.5 डिग्री, तो 23.5 डिग्री क्या है? ये उत्तर। तो ये 23.5 डिग्री उत्तर जो है ये दो बराबर भागों में, याद रखेंगे, दो बराबर भागों में बांटती है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। इस पे हम एक्सप्लेन कर दिए कि कर्क रेखा, तो ये 23.5 डिग्री उत्तर है और ये मध्य से होकर गुजरती है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य का नाम आपके सामने हमने लिखा। उसी तरह अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान रखिएगा, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहीं पर हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। भारतीय मानक समय की यमुनोत्तर नहीं गुजरती है, याद रखिएगा। तो भारतीय मानक समय कहाँ से गुजरती है, याद रखिएगा। तो भारतीय मानक समय की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कहाँ है, याद रखिएगा। भारतीय मानक समय कहाँ है? ये इलाहाबाद। तो 82.5 डिग्री ईस्ट, याद रखिएगा। ये 82.5 डिग्री ई का मतलब ईस्ट। कभी कभी ऐसे भी आपके सामने लिखा जा सकता है, ठीक है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। और ये पूर्व यानी पूर्वी। अब ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है, याद रखिएगा। अब ये जो गुजरती है 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो क्वेश्चन क्या था कि यमुनोत्तर कहाँ से नहीं गुजरती है? अगर आपसे पूछेगा कि यमुनोत्तर जो है ये नहीं गुजरती है, कहाँ से नहीं गुजरती है, तो पहले तो देख लेंगे कहाँ से गुजरती है। तो ये तो सिचुएटेड कहाँ है? इलाहाबाद के नज़दीक मिर्जापुर है। और इलाहाबाद कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में। तो ध्यान रखेंगे, ये तो ये हो गया। इसके अतिरिक्त ये कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। इसके बाद छत्तीसगढ़, नाम याद रखिएगा, छत्तीसगढ़। इसके बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से भी गुजरती है, याद रखिएगा, आंध्र प्रदेश। इसके बाद उड़ीसा, उड़ीसा से भी। और फिर उत्तर प्रदेश अंत में लिख देंगे। क्यों उत्तर प्रदेश अंत में लिखेंगे, ध्यान रखिएगा। मकाऊ याद रखेंगे, MACAOU, ये फार्मूला से आप याद रखेंगे
कि भारतीय मानक समय जो यामुनोत्तर जो है ये 82.5 डिग्री ईस्ट पूरब में स्थित है। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये 5 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 5 राज्य कहाँ हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। नजर आ रहा है ना बोर्ड पे? ये याद रखेंगे। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना होती है। हम पीडीएफ भी आपके सामने रख देंगे, पीडीएफ के माध्यम से भी आपको ये पढ़ा देंगे। पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन है। अभी हम 3-4 क्वेश्चन कुछ एक्सप्लेन करना था, इसलिए हम आपके सामने आए हुए हैं। चलिए, उसी तरह कहता है कि भारतीय मानक समय यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो सबको मालूम है कि भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है ये ग्रीनविच से, याद रखेगा, ये ग्रीनविच से 5.5 घंटा, तो 5.5 घंटा क्या है? 5.5 घंटा आगे है। ये सब आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ऑप्शन आप ध्यान दीजिएगा कि इसी तरह से ऑप्शन रहेगा। ऑप्शन भी जो रहेगा वो इसी तरह से ऑप्शन आपके सामने दिए जाएंगे। तो कभी भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। इसीलिए कभी कभी जो ऑप्शन जैसे रहते हैं उसी तरह हम आपके सामने लिखते भी हैं। उसी तरह एक क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, कि करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेवा जो भू आकृति है, करेवा भू आकृति ये जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। याद रखेंगे, ये जम्मू कश्मीर में करेवा का भू आकृति पाई जाती है। जम्मू कश्मीर क्या है? सबको मालूम है, ये यूनियन टेरिटरी बन चुका है जम्मू कश्मीर। और ये यूनियन टेरिटरी जो बना है जम्मू कश्मीर, वो किस हिसाब से काम करेगा? तो जैसे दिल्ली और पुडुचेरी में विधानसभा है, उसी तरह जम्मू कश्मीर में भी आने वाले समय में विधानसभा के लिए चुनाव कराए जाएंगे। तो इसको याद रखेंगे। तो करेवा भू आकृति जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। चलिए, उसी तरह से क्वेश्चन है सतपुरा श्रेणियां। याद रखेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। सतपुरा श्रेणी, तो सतपुरा जो है श्रेणी, याद रखेंगे, जो सतपुरा जो श्रेणियां हैं, तो ये सतपुरा जो श्रेणी अगर आपसे पूछेगा कि सतपुरा श्रेणियां, तो ये नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य, याद रखेंगे, नर्मदा और ताप्ती के बीच ये सतपुरा श्रेणी है। याद रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और नर्मदा और ताप्ती ये दोनों डेल्टा नहीं बनाती है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सतपुरा श्रेणी कहाँ है? तो सतपुरा श्रेणी 2 नदियों के बीच। ये कौन 2 नदी है? ये 2 नदी है नर्मदा और ताप्ती। और नर्मदा और ताप्ती के बारे में कहा जाता है कि ये दोनों नदियां डेल्टा नहीं बनाती है। तो अभी हम लोगों ने क्या क्या देखा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा हम रिपीट कर देते हैं। हमने देखा कि कौन सा, यानी कितने डिग्री पे 2 बराबर भागों में बांटने का काम होता है, या कौन सा डिग्री है जो 2 बराबर भागों में बांटती है। दूसरा जो क्वेश्चन था भारतीय मानक समय से क्वेश्चन था। तीसरा जो क्वेश्चन है ISI यानी इंडियन स्टैंडर्ड, जो हम लोग टाइम की बोलते हैं, IST के बारे में जो बोलते हैं, ये IST के बारे में जो बोलेंगे, ये ग्रीनविच मीन टाइम से कितना घंटा आगे है, इस पे करेवा भू आकृति के बारे में और सतपुरा श्रेणी के बारे में अभी हम लोगों ने देखा। चलिए, और भी कुछ क्वेश्चन है आपके सामने। इसका PDF में लगभग 100 क्वेश्चन है जो हम आपके सामने अब PDF के माध्यम से रखेंगे, ताकि आपसे ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बनवाया जा सके। हम 3 PDF अपलोड किए थे दरोगा एग्जाम के पहले, और आप लोग वहाँ देख लीजिएगा कि वहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं। हम ये नहीं कहते हैं अगर आप साल भर पढ़ाते हैं तो क्वेश्चन वहीं से आता है, लेकिन हम जो शनिवार के दिन, एक बार फिर बोल रहे हैं, और 1-2 जो PDF बनाकर आपके सामने जो हम अपलोड किए थे, आप वहाँ से भी क्वेश्चन देख सकते हैं। तो ये हम अपनी क्रेडिट नहीं लेते, ये माँ सरस्वती की कृपा है और आप लोग की दुआएं और प्यार। चलिए, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बात कर रहे हैं। कह रहा है कि यापनीय किस धर्म से संबंधित है? देखेंगे, यापनीय के बारे में कहा जाता है, यापनीय, याद रखेंगे। तो ये यापनीय जो धर्म है, याद रखिएगा,
ये जैन धर्म से संबंधित है। अब जैन धर्म से संबंधित है तो एक बार ब्रीफ में जैन धर्म देख लीजिए, एक बार ब्रीफ में जैन धर्म देख लेंगे यहाँ भी, और ऐसे मेरा जैन धर्म पे वीडियो होगा मे भी। जैन धर्म में अगर आपसे देखेगा तो आप संस्थापक इसमें देखेंगे, तो संस्थापक है ऋषभ देव, याद रखिएगा ऋषभ देव। अब संस्थापक के अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि ऋषभ देव के साथ साथ किसकी चर्चा ऋग्वेद में मिलती है। अब देखिए कैसे कनेक्टिविटी हो जाता है। अब ऋग्वेद क्या है भाई, सबसे प्राचीन वेद है, तो ऋषभ देव और अरिष्टनेमी की चर्चा, याद रखिएगा अरिष्टनेमी, ऋषभ देव और अरिष्टनेमी की चर्चा ये कहाँ, ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद क्या है, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद को माना गया। लेकिन हमारे पास क्वेश्चन क्या था, यापनीय किस धर्म से संबंधित है, तो यापनीय जैन धर्म से संबंधित है। अब इसमें देखेंगे कि भाषा क्या है भाई, तो जैन धर्म की भाषा प्राकृत थी। इसमें 24 तीर्थंकर हुए, याद रखेंगे इसमें तीर्थंकर कितने हुए, 24। 23वें कौन हुए, तो पार्श्वनाथ, याद रखेगा पार्श्वनाथ। एक 24वें एवं अंतिम पूछेगा, याद रखेगा 24वें व अंतिम, तो ये महावीर। और महावीर के बारे में कहा जाता है, याद रखेगा कि इन्होंने 5वां जो महाव्रत जोड़ा, इन्होंने ब्रह्मचर्य को जोड़ा, याद रखेगा ब्रह्मचर्य को जोड़ा। उसी तरह आपसे पूछा जा सकता है कि जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर, जैन धर्म के 12वें तीर्थंकर वसु पूज्य की जन्मस्थली, तो वसु पूज्य की जो जन्मस्थली जो थी ये चंपा था, यानी चंपा थी, याद रखेगा। और चंपा किसकी राजधानी, तो अंग महाजनपद की जो राजधानी जो थी वो चंपा थी, याद रखिएगा। तो आपसे अगर महाजनपद के बारे में पूछेगा तो यहीं पे तुरंत आप बताएंगे कि बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और जैन धर्म के भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। उन 16 महाजनपदों में 3 जो महाजनपद था वो बिहार में था, याद रखिएगा। ये 3 महाजनपद आपको याद रखना है, मगध, वज्जी और अंग, उसी में, ठीक है, याद रखेंगे। तो वसु पूज्य की जन्मस्थली चंपा। इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और भी इसमें बहुत सारे हैं जैन धर्म में, लेकिन हम उतना अभी डीप में जा नहीं रहे, जब कभी वह होगा तो उतना हम बता देंगे। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, देखिए कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने महाजनपद थे, जो मेरे पास क्वेश्चन है। तो महाजनपद की जो बात आएगी, याद रखेगा महाजनपद, तो महाजनपद की चर्चा 2 जगह मिलती है। एक बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय, अंगुत्तर निकाय, और भगवती और जैन धर्म के भगवती सूत्र, जैन धर्म के भगवती सूत्र, जैन धर्म के भगवती सूत्र से 16 महाजनपदों की चर्चा मिलती है। इन 16 महाजनपदों में ध्यान रखेंगे जो 3 महाजनपद जो था, 3 महाजनपद जो थे ये बिहार में थे, और 8 महाजनपद जो था, याद रखेगा ये यूपी में था, यानी उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और आपको डेप्थ में जाके फिर एक बार बोल रहे हैं प्रैक्टिस करना होगा। एक सेट बनाइए, सप्ताह में एक सेट बनाइए, उस पर जाइए, डिस्कशन कीजिए। जहां दिक्कत हो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आप लोग के लिए हमेशा उपस्थित हैं। चलिए, इसका पीडीएफ के माध्यम से आपको जो 100 नंबर का जो होता है, जो हम भी क्लास में हम टेस्ट लेंगे, वो टेस्ट के बाद आपको पीडीएफ के रूप में हम आपको एक्सप्लेन करते हुए अपलोड कर देंगे। तो चलिए, आज बस इतना ही। उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग अपनी तैयारी को एक नई धार दे रहे होंगे। जितना पढ़ेंगे उतना लिखेंगे, ये आप नोट कर लीजिए। जितना पढ़ेंगे उतना लिखेंगे, रिजल्ट आपके पास होगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।